क्या भारतीय जनता पार्टी बंद करेगी नफरत की राजनीति? क्या बॉलीवुड अपनी आवाज ढूंढ पाएगी? क्या मीडिया अपनी रीड ढूंढ पाएगी? क्या एजेंसीज संविधान के हिसाब से अपना काम करेंगे? दोस्तों, ये कुछ ख्वाहिशें हैं जो मेरी दिली ख्वाहिशें हैं साल 2025 के लिए। और आज का मेरा ये शो बहुत खास है दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस शो को अंत तक देखिएगा। मेरे आज कई सवाल हैं, मेरी कई उम्मीदें हैं, और ये सिर्फ मेरी उम्मीदें नहीं हैं। मेरी आवाज के जरिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये उम्मीदें देश की भी हैं। और शुरुआत मैं नफरत के साथ करना चाहूंगा। सुन के अटपटा लगता है ना दोस्तों? जी हां, मेरी उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश है कि क्या 2025 में नफरत पर लगाम लगेगी। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। हाथ कंगन को आरसी किया दोस्तों। मिसाल पिछले 2 दिनों की, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री नीतीश राणा हमारे राज्य केरल को मिनी पाकिस्तान बोल देते हैं। वो ये तक बोलते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आतंकवादियों का समर्थन मिलता है। आप जानते हैं, राहुल गांधी राय बरेली से सांसद हैं। उन्होंने न सिर्फ केरल को गाली दी, बल्कि राय बरेली के लोगों को भी गाली दी। उन तमाम लोगों को गाली दी जो कांग्रेस के वोटर्स हैं। यानी कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं तो नफरत के सहारे आप पर निशाना साधा जाएगा। भाजपा ने इसे बार बार साबित किया है। नीतीश राणा कोई अपवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस तरह से बोलते आए हैं। आज से नहीं, 2014 से प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन नहीं कर सकते तो जाओ पाकिस्तान। अगर तुम हमारे खिलाफ हो तो तुम जॉर्ज सोरोस के एजेंट हो। अगर तुम हमसे इत्तेफाक नहीं रखते तो तुम चाइना के पक्षधर हो। इस तरह की बातें की जाती हैं। क्या 2025 को इस जहर पर लगाम लगेगा? उम्मीद नहीं है दोस्तों। मुझे तो यह लगता है कि आने वाले दिनों में यह जहर बढ़ने वाला है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगले 3 सालों में कई अहम राज्यों में चुनाव हैं। 1 महीने के अंदर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुद्दों से भटकाने का क्या तरीका है भारतीय जनता पार्टी के पास? आप में एक डर पैदा किया जाए, एक काल्पनिक डर पैदा किया जाए कि हिंदू का वजूद खतरे में है। अगर हम चले गए तो मुगल आप पर राज करेंगे। इसीलिए डर इस बात का है, आशंका इस बात की है दोस्तों कि चूंकि इस साल के अंत में बिहार के चुनाव हैं, इसलिए जहर बढ़ने वाला है। और क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि आप बिहार में छात्रों का आंदोलन देख चुके हैं। पुलिस ने किस बर्बरता से उन पर लाठियां चलाई, उनको मारा, उनको निर्वस्त्र किया। जी हां, उनको नंगा तक किया। बदहवास होकर छात्र बेहोश होते रहे। ये तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर, नीतीश कुमार के सुशासन पर एक करारा तमाचा है। पुलिस बेरहमी से पूरी नफरत के साथ छात्रों को मार रही थी। आपको क्या लगता है, इन तमाम मुद्दों पर अंकुश डालने के लिए, इन तमाम मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जरिया है? नीतीश राणा की नफरत। जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, उसे बदनाम किया जाए। याद कीजिएगा दोस्तों, 2015 में क्या हुआ था। 2015 में यह अमित शाह का बयान है कि अगर आरजेडी और नीतीश कुमार जीत गए तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा, पटाखे फूटेंगे। और यही अंदाज़े बयां तो हर तरफ दिखाई दिया ना। हाल ही में झारखंड के चुनावों में क्या हुआ? झारखंड के चुनावों में आपकी बेटियों को बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। लोकसभा के चुनावों के दौरान क्या हुआ? आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, यही जहर हर तरफ दिखाई दिया दोस्तों। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा, नीतीश राणा जैसी नफरत सामने उभर कर आएगी। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, नीतीश राणा सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वो अपने बयान को जायज ठहरा रहे हैं। अभी भी सुनिए उनका शर्मनाक बयान। और इस तरह के नफरती बयानों को साथ मिलता है गोदी मीडिया का। और सबसे शॉकिंग,
हमारी जो बॉलीवुड है, हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो पिछले 11 सालों में अपनी आवाज ही भूल गई है। जी हां, ये वही बॉलीवुड हुआ करता था जो पेट्रोल के मुद्दे पर 2014 से पहले देखिए किस तरह से प्रहार करता था। अक्षय कुमार से लेकर जूही चावला से लेकर अनुपम खेर से लेकर अमिताभ बच्चन, सब लोग उस वक्त की सरकार की नीतियों पर सवाल करते थे, मगर इनमें से आधे से ज्यादा अब सरकारी प्रोपेगेंडिस्ट बन गए हैं, सरकारी चाटुकार बन गए हैं। सबसे शॉकिंग, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं शाहरुख खान उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब मनमोहन सिंह ने शाहरुख खान को यह पुरस्कार एक चैनल के मंच से दिया था। मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई, मगर शाहरुख खान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शाहरुख खान खामोश, अमिताभ बच्चन खामोश, सलमान खान खामोश, सब खामोश, किसी ने कुछ नहीं कहा दोस्तों। मगर हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करते हैं तो उस पर देखिए शाहरुख खान का लंबा चौड़ा बयान आता है, और उसमें शाहरुख खान क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र किया था, और इसके जवाब में शाहरुख खान ने यह बयान दिया है। It is with great anticipation that I look forward to Waves, a film and entertainment world summit to be held in our country itself, an occasion that celebrates our industry and acknowledges the role it plays in the Indian economy as well as its strength as a superpower. And above all, an occasion that champions and fosters creativity. नरेंद्र मोदी जी। शाहरुख खान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु पर खामोश रहते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर टिप्पणी करते हैं। शाहरुख खान भूल गए जब उनके बेटे जेल में थे, तब कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था। शाहरुख खान भूल गए कि पठान जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, उस फिल्म का विरोध भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने खुलकर किया था। चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हो नरोत्तम मिश्र, या फिर याद कीजिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आतंकवादी हाफिज सईद से जोड़ दिया था। मगर आज शाहरुख खान इतनी भी हिम्मत नहीं ढूंढ पा रहे कि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु पर 2 शब्द कह सके। मगर सब ऐसे नहीं है दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री में से कई लोगों ने मनमोहन सिंह की मृत्यु पर शोक जताया है, और सबसे बड़ी बात, दिलजीत दोसांझ, क्या बंदा है यार, क्या बंदा है दिलजीत दोसांझ। उन्होंने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह को याद किया, उनकी राजनीति को याद किया। सोना बंदा है दिलजीत दोस्तों। सुनिए दिलजीत ने क्या कहा था। दिलजीत अमिताभ, शाहरुख, सलमान, आमिर, इन सब के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। सुनिए दिलजीत ने किस तरह से मनमोहन सिंह को याद किया था। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है, इस चीज से बचना। आपने कभी लोकसभा का वो सेशन देखा आपने? हमारे पॉलिटिशियन ऐसे झगड़ते हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे, मतलब वो भी नहीं झगड़ते जैसे वो झगड़ते हैं। खैर मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, लेकिन ये बात तो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि उन्होंने कभी किसी पे पलट के जवाब दिया ही नहीं। ये उनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए, मुझे भी सीखनी चाहिए ये बात कि हमें कोई कितना भी बुरा बोले, हमें कितना भी हमें भटकाने की कोशिश करे, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए अपने काम को लेके। क्योंकि जो आपको बुरा बोल रहा है वो भी भगवान का रूप है, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है कि आप उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं। सो आज के यूथ को और मुझे भी, हम सबको यह सीखने की जरूरत है इनके जीवन से कि आप अपने काम पे फोकस होने चाहिए।
और एक और बड़ी बात जो मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि वो पहले ऐसे सिख थे जिनकी भारतीय करेंसी पे उनके दस्तखत भी थे, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है पैसों के पीछे, उन पे इनके दस्तखत थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है इस मुकाम तक पहुंच जाना। तो आज हमारा सर झुकता है एक ऐसे देश प्रेमी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और देश की सेवा में लगा दिया। मेरा बार बार कोट जो नमन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। आज का जो ये हमारा कॉन्सर्ट है ये उनके नाम है। मैं उम्मीद करता हूं 2025 में ये बॉलीवुड अपनी आवाज ढूंढ पाएगा। सबसे बड़ी बात, क्या मीडिया अपने फर्ज को समझेगा? क्योंकि मीडिया क्या कर रहा था दोस्तों, पिछले साल आपके सामने सबसे जहरीले इनके कार्यक्रम जो मैं आपको एक एक करके दिखला रहा हूं, यह है मीडिया के सबसे जहरीले कार्यक्रम। और इन तमाम जहरीले कार्यक्रमों में उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर सुपारी साधी, उन पर झूठ बोला। राहुल गांधी ने किसे धक्का दिया कोई नहीं जानता है दोस्तों, उसका कोई वीडियो नहीं है, मगर राहुल गांधी को गुंडा तक करार दिया था इन्होंने। बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा किस तरह से दुष्प्रचार किया गया था राहुल गांधी के बारे में, मगर गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर पर जो विवादास्पद बयान दिया था उस पर पूरी तरह से खामोश मीडिया, उस पर उन्हें कटघरे में नहीं रख रहा था, यहां तक कि उनके बयान को जायज ठहराया जा रहा था। अभी पिछले 2 ही दिनों पहले मैंने एक कार्यक्रम आपको बतलाया था कि किस तरह से गोदी मीडिया की जो मानसिकता है वो पिछड़ा जाति विरोधी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता प्रेम शुक्ला समाजवादी पार्टी की जाति पर अश्लील और वाहियात टिप्पणी कर सकता है, मगर पापा की परी किसे घेरेगी? विपक्ष के सांसद मनोज काका को। प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता हैं, जब वो मनुस्मृति को फाड़ती हैं तो इंडिया टीवी की एंकर कहती है कि मेरा मन हो रहा था मैं उन्हें थप्पड़ मारूं। इस तरह का आपका मीडिया है। यह मीडिया न सिर्फ पिछड़ा जाति विरोधी है, यह मीडिया भारतीय जनता पार्टी का जहर उगलती है, उनकी फील्डिंग और बैटिंग करती है, लिहाजा उनसे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती दोस्तों। किस तरह का जहर साल भर चलता रहा, इसकी कई मिसालें मैं आपको देता रहा हूं, इसलिए इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। और जब मीडिया लोगों के मुद्दे नहीं उठाएगा तो क्या हम सत्ता पक्ष से लोगों के मुद्दे उठाने की उम्मीद कर सकते हैं? लोगों के मुद्दों को संबोधित करने की उम्मीद कर सकते हैं? और यही मेरी तीसरी ख्वाहिश है, क्या सत्ताधारी पार्टियां लोगों के मुद्दों को संबोधित करेंगी? अभी कल ही मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने मणिपुर में जो जो घटा उसके लिए माफी मांगी है। 1.5 साल बाद माफी मांगी है, जब कई लोग इस हिंसा में मर गए थे, जब इस राज्य के अंदर एक गृह युद्ध चल रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, बीरेन सिंह तो माफी मांगते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक मणिपुर पर कुछ नहीं कहा। संसद में ऐसे ही एक बयान उन्होंने दे दिया था, एक मुद्दे को तो संबोधित किया, मगर भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को नहीं संबोधित करने वाली है। प्रधानमंत्री कभी मणिपुर नहीं जाने वाले, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मणिपुर के अंदर साफ तौर पर डबल इंजन सरकार की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी नारा क्या है कि डबल इंजन की सरकार लाइए, हम विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मणिपुर जीती जागती मिसाल है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार थी, यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की कभी बात नहीं हुई। संदेश खाली में हिंसा होती है, बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करती है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जघन्य बलात्कार और हत्या होता है डॉक्टर का, भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी राष्ट्रपति शासन की बात करती है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात करती है। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी प्रोपेगेंडा किया था, जितना भी दुष्प्रचार किया था, सब गलत साबित हुआ। क्या क्या कहा था उन्होंने, याद कीजिए। पहली बात, यह गैंगरेप था और इस गैंगरेप में टीएमसी का एक नेता शामिल है। दूसरी बात, वहां पर वैश्यावृत्ति को लेकर एक कार्टेल चल रहा था, एक गिरोह चल रहा था, जहां उस डॉक्टर पर दबाव डाला जा रहा था। इस तरह की तमाम बातें की जा रही थी। क्या हुआ? सीबीआई आई, सीबीआई की रिपोर्ट भी आ गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक राक्षस ने हमारी उस बेटी डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर हत्या कर दी थी।
मगर इसका मतलब यह नहीं है कि ममता बनर्जी सरकार पर सवाल ना उठाया जाए। अगर अस्पतालों में यह हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि सड़कों पर क्या हालत होगी। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठना जरूरी है। मगर इसके बहाने भारतीय जनता पार्टी हर तरफ राजनीति करती है, अपने राज्यों में सवालों का जवाब नहीं देती है। मध्य प्रदेश के अंदर याद कीजिएगा दोस्तों, इंदौर के पास एक सैनिक की गर्लफ्रेंड के साथ, महिला मित्र के साथ सामूहिक रेप होता है। क्या हुआ उस मामले का बताइए, क्या हुआ उस मामले का? उड़ीसा के अंदर एक सैनिक और उसकी मंगेतर के साथ थाने के अंदर बदतमीजी होती है। वो वीडियोस कितने वायरल होते हैं। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी से सवाल किसी ने किया कि क्या हो रहा था? तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी संबोधित नहीं करने वाली है। और हम ये नहीं भूल सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई चुनौतियां सामने उभर कर आ रही हैं। छात्र सड़क पर हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और युवाओं पर काबू पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक तरीका है कि उन्हें मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझाकर रखा जाए। और यही से जुड़ा है मेरा चौथा मुद्दा। क्या देश में 2025 में मंदिर मस्जिद विवाद, खुदाई, इन तमाम चीजों को लेकर बवाल बढ़ेगा? यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों, यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। संभल में जो विवाद हुआ, एक जज साहब हैं जो एक तरफा फैसला सुनाते हैं, बगैर मुस्लिम पक्ष को विश्वास में लिए। वहां बवाल पैदा होता है, 5 लोगों की मौत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, सब चीजों पर रोक लगानी पड़ती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल अधिनियम, उसे चुनौती देने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है मंदिर मस्जिद के नए मामले जो हैं वो रजिस्टर नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं देख रहा है कि किस तरह से ये मामले लगातार उग्र होते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के विवाद लाखों हैं देश के अंदर। कल्पना कीजिए, अगर एक संभल में 5 मौतें हो गई, अगर इस तरह से लाखों मामले खुल जाएंगे तो देश की क्या हालत हो जाएगी। यानी कि सोचिए, 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब हम आगे देखा करते थे, तब हम अपने बौद्धिक विकास की बातें किया करते थे, तब हम दुनिया के मानचित्र पर अपने डॉक्टर्स के जरिए, अपने वैज्ञानिकों के जरिए, अपने आईटी प्रोफेशनल्स के जरिए अपनी धनक, अपनी धौंस जमाना चाहते थे। मगर आज हम पीछे देख रहे हैं, हम हर धार्मिक स्थल के नीचे जो है शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। यह हमारा फेवरेट पास टाइम हो गया है। क्या ये मामले उग्र होंगे? और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत अहम हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जारी करता है जिसके जरिए मामला और बिगड़ जाता है, क्योंकि हम नहीं भूल सकते हैं दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था। डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञान व्यापी मुद्दे के सर्वे की जांच के आदेश दे दिए थे। नतीजा, एक के बाद एक अलग अलग अदालतों में जजेस मनमाने फैसले देते रहे। तो मैं यही जानना चाहता हूं, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक आदेश जारी करता है जिसके जरिए देश का अमन चैन, देश का सांप्रदायिक ताना बाना जारी रहे, तो देश आगे देख सकता है। नहीं तो अगले कई सालों तक आप और हम सब खुदाई में लगे रहेंगे। जी हां, हर धार्मिक स्थल के नीचे खुदाई करते रहेंगे और देश को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ धकेलते रहेंगे। मेरी 5वीं और एक अहम ख्वाहिश, क्या विपक्ष अपना किरदार निभाएगी? दोस्तों, हरियाणा के जो नतीजे आए हैं और उसके बाद महाराष्ट्र के जो नतीजे आए, वो ये साबित करते हैं कि विपक्ष जीती जिताई बाजी जो है वो हार जाती है। मैं जानता हूं इन दोनों चुनावों में एजेंसीज का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है और मैं उसकी बात करूंगा, मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस की एक सबसे बड़ी बीमारी है कि वो जीती जिताई बाजी हाथ से गवा देती है। यह बात तो चुनावों की हुई, मगर क्या मुद्दे उठाए जाएंगे? लोगों के मुद्दों को लेकर विपक्ष सड़क पर उतरेगा। विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि संघर्ष के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो संघर्ष भी करने उतरेगा तब भी गोदी मीडिया उसे बदनाम करेगा। हमारे सामने मिसाल अंबेडकर विवाद को लेकर है। बाबा साहब के बारे में गृह मंत्री एक विवादित बयान देते हैं
उस मुद्दे पर उन्हें कटघरे में रखने के बजाय मीडिया उसे जायज ठहराता है। उल्टा राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। राहुल गांधी ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। राहुल गांधी ने कभी भी जॉर्ज सोरोस से कोई मदद नहीं ली। मगर न सिर्फ बीजेपी बल्कि मीडिया भी यह प्रोपेगेंडा चला रहा था। कहने का अर्थ साफ है, विपक्ष के सामने कठिन चुनौतियां हैं और आने वाले दिनों में चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकेगी। एजेंसीज के सहारे भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर निशाना साधेगी। मगर इसके चलते क्या वो अपना कर्तव्य भूल जाएंगे? क्या वो अपना फर्ज भूल जाएंगे और खामोश हो जाएंगे और जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे? यह सवाल सबके जहन में दोस्तों, और मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों, विपक्ष अपने पथ से नहीं भटकेगा। मेरी एक और ख्वाहिश दोस्तों, और वो है एजेंसीज को लेकर। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे तमाम संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जांच एजेंसीज हो, क्या ये एजेंसीज अपनी आवाज ढूंढ पाएंगी? हमारे सबसे ज्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। मगर हो क्या रहा है दोस्तों? चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई हो, अब्दुल नजीर हो, अशोक भूषण हो, एक एक करके, चाहे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे हो, ये लोग सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद से कभी गवर्नर बन जाते हैं, कभी एनसीएलएटी का प्रमुख बन जाते हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी का प्रमुख बन जाते हैं, तो कभी राज्यसभा पहुंच जाते हैं। यह हालत हमारे मुख्य न्यायाधीशों की है। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमें हताश और निराश नहीं करेगी, क्योंकि आम इंसान, कमजोर इंसान की सबसे बड़ी उम्मीद आप हैं। और जब मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं तो इस वक्त जेल में भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर और इसके अलावा कई लोग आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम, ऐसे तमाम लोग जेल में बंद हैं। इनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। मीडिया पर रेड मारी जाती है, उन्हें आतंकवादी बताया जाता है, जॉर्ज सोरोस समर्थक बताया जाता है, चाइना समर्थक बताया जाता है, बगैर किसी प्रमाण के। और इस प्रोपेगेंडा को खुलकर चलाया जाता है। सवाल यह कि क्या एजेंसीज इस तरह की हरकतों पर लगाम लगाएंगी? मुश्किल लगता है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सब भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है। मगर आप जानते हैं, भाजपा के एक एजेंसी के तौर पर चुनाव आयोग काम करता रहता है, सरल सवालों का जवाब नहीं देता है। विपक्ष जब सवाल उठाता है तो बदतमीजी से उन मुद्दों को संबोधित किया जाता है। ऐसे में क्या हम एजेंसी से उम्मीद कर सकते हैं? 2025 में मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर अल्लाह इन्हें सम्मति देगा, सद्बुद्धि देगा, बलवानों को ज्ञान देगा। मैं ये उम्मीद करता हूं। आपकी क्या उम्मीद है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं चाहूंगा आप सबसे शुभकामनाएं कि इसी ताकत के साथ, इसी ऊर्जा के साथ मैं आपके मुद्दों को संबोधित कर सकूं। मुझे आपका समर्थन चाहिए दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।